हेलो, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग। कैसे हो आप लोग, जो भी जिस समय पे वक्त इस ये वीडियो देख रहा है उसके लिए। तो सबसे पहले देखो, आज हम शुरू करने जा रहे हैं स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन। स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन होता क्या है? ये होता है कि एक तो देखो होता है एसएससी, दूसरा होता है फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, और एक हो गया डिपार्टमेंट। तो एसएससी क्या करता है? अपना रिटर्न फाइल करता है। अब इस रिटर्न को ये जो इसने फाइल किया उसको क्रॉस वेरीफाई करने के लिए, हम बैंक से या इन अदर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से हम क्या करते हैं, कुछ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस की रिपोर्टिंग मंगवाते हैं। तो एसएफटी को डील करता है सेक्शन 285 बीए। इसमें होता क्या है कि दिस स्टेटमेंट इज ऑब्टेन टू क्रॉस वेरीफाई द इंफॉर्मेशन इन रिटर्न ऑफ इनकम और टीडीएस एटसेट्रा। फॉर एग्जाम्पल, डिटेल्स आर कलेक्टेड फ्रॉम बैंक एज टू हु डिपॉजिट अमाउंट एक्सीडिंग ₹10 लाख इन कैश ऑफ सेविंग बैंक। तो हमें इसमें समझना क्या है, इस चैप्टर में हमें समझना है कि कौन कौन से ऐसे ट्रांजैक्शंस हैं जिन्हें रिपोर्ट करना पड़ेगा। सेकंड, रिपोर्टिंग अथॉरिटी होगी कौन, मतलब कौन सी बॉडी रिपोर्टिंग बॉडी होगी। एंड थर्ड, लिमिट क्या है। तो इन तीन बातों को हमें समझना है, लिमिट, नेचर और रिपोर्टिंग बॉडी कौन सी है। तो इन्हें अगर हम समझ गए तो ये चैप्टर खत्म हो गया। तो सबसे पहले, हु इज रिक्वायर्ड टू फाइल द स्टेटमेंट। तो स्टेटमेंट किसे फाइल करना है? तो सर्टेन स्पेसिफाइड पर्संस। अब सर्टेन स्पेसिफाइड पर्संस कौन है ये हम आगे देखेंगे। और ड्यू डेट क्या है? तो ड्यू डेट है 31 मई ऑफ द ईयर इमीडिएटली फॉलोइंग द फाइनेंशियल ईयर इन विच द ट्रांजैक्शन रजिस्टर्ड और रिकॉर्डेड। तो जिस ईयर में ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड या रजिस्टर होता है उसके नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर, मतलब जिस ईयर में फाइनेंशियल ईयर आपका रिकॉर्ड हुआ उस फाइनेंशियल ईयर के एंड से 31 मई जो आएगा, अगला 31 मई जो आएगा, वहां तक आपको रिपोर्ट करना है। ठीक है, कौन रिपोर्ट करना है, कौन रिपोर्ट करता है? तो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस को रिपोर्ट करना होता है, बैंक, कोऑपरेटिव बैंक, एनबीएफसीज, इन्हें रिपोर्ट करना होता है। ऐसे करके 11 ट्रांजैक्शंस है, 11 अलग अलग टाइप के ट्रांजैक्शंस है जिन्हें आपको रिपोर्ट करना होता है। ठीक है, अब इसके बाद अगर मान लो इसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या हैं, नॉन फाइलिंग ऑफ एसएफटी और रिपोर्टेबल अकाउंट्स के कॉन्सिक्वेंसेस क्या हैं। तो सेक्शन 271 एफए कहता है कि पेनल्टी कितना लगता है। तो फिर अगर आपने नोटिस सर्व हुआ और नोटिस पीरियड तक अगर आपने पेमेंट कर दी, आपने रिपोर्ट कर दिया, तो अगर रिपोर्ट कर दिया तो ₹500 पर डे का पेनल्टी आपको लग जाएगा, अगर आपने नोटिस पीरियड तक रिपोर्ट कर दिया तो। और अगर नोटिस पीरियड तक रिपोर्ट नहीं किया, उसके बाद रिपोर्ट किया, तो आपको ₹1000 पर डे का आपका पेनल्टी लग जाएगा। तो ये दो बातें यहाँ पे लिखी हुई हैं। On failure to furnish SFT or reportable accounts, penalty of ₹500 per day till the period of notice. However, on failure to pay the same after expiry of notice, penalty would be 1000 per day after expiry of notice. तो फॉर एग्जाम्पल, अगर 30 डेज का नोटिस पीरियड था, तो डे 1 से लेकर के डे 30 तक आपको 500 पर डे का पेनल्टी लग जाएगा, मतलब 15,000 रुपीज का पेनल्टी आपको लग जाएगा टोटल, 500 इंटू 30। लेकिन 31st डे से, मान लो आप 40 डेज के बाद रिपोर्ट करते हो, तो 31st डे से 40th डे तक, मतलब अगले 10 दिनों तक आपको 1000 रुपए पर डे का पेनल्टी लगेगा। मतलब 1000 इंटू 10,000 प्लस 30 इंटू 500 दैट इज 15,000। तो टोटल आपको 25,000 का पेनल्टी लग जाएगा। ठीक है, लेकिन मान लो सेक्शन 271 डबल ए क्या कहता है कि अगर आप मान लो कि आपने इनकरेक्ट इंफॉर्मेशन फर्निश कर दिया। यहां पे क्या था 271 एफए में कि आपने फर्निश ही नहीं किया या लेट से फर्निश किया। यहां क्या है कि आपने इनकरेक्ट इंफॉर्मेशन फर्निश किया। तो अगर आप इनकरेक्ट इंफॉर्मेशन फर्निश करते हो तो आप पे 50,000 रुपीज का पेनल्टी लग जाएगा फॉर फर्निशिंग ऑफ इनएक्यूरेट इंफॉर्मेशन बाय द प्रिस्क्राइब्ड रिपोर्टिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन पेनल्टी। तो कहता है पेनल्टी विल बी लेविड ओनली इफ द प्रिस्क्राइब्ड आईटी अथॉरिटी इज सेटिस्फाइड दैट। तो इसमें 3 बातें लिखी हुई हैं। पहला कि आपने ड्यू डिलिजेंस को कंप्लाई नहीं किया। सेकंड, आपने डेलिबरेटली आपने गलत इंफॉर्मेशन फाइल किया। ठीक है, तो ये एक पॉइंट हो गया, या तो आपने ड्यू डिलिजेंस को नहीं कंप्लाई किया या फिर आपने डेलिबरेटली गलत इंफॉर्मेशन को फर्निश किया। सेकंड, कि आप इनएक्यूरेट इंफॉर्मेशन के बारे में जानते थे बट आपने आईटी अथॉरिटी को बताया नहीं, ये हो गया सेकंड। एंड थर्ड, कि आप तो जब आप रिपोर्ट कर रहे थे तब आप इनएक्यूरेसी के बारे में नहीं जानते थे, बट लेटर ऑन आप इनएक्यूरेसी के बारे में जान गए बट आपने आईटी अथॉरिटी को बताया नहीं। तो इस केस में भी आप पे ये 50,000 का पेनल्टी लग सकता है। ठीक है, तो 50,000 का पेनल्टी लगाने के लिए इन 3 में से एक भी कंडीशन अगर सेटिस्फाई हो जाता है तो आपको 50,000 रुपए का आप पे पेनल्टी लग जाएगा। अब आते हैं
कि कौन कौन से 11 ट्रांजेक्शन हैं जिनको आपको रिपोर्ट करना है, मतलब फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस जो भी रिपोर्टिंग पर्सन है वो कौन कौन से 11 ट्रांजेक्शन को रिपोर्ट करेगी। तो पहला ट्रांजेक्शन, तो फर्स्ट सीरियल नंबर 1 में 3 ट्रांजेक्शन हैं। तो देखो पहला ट्रांजेक्शन क्या है, पेमेंट मेड इन कैश फॉर परचेज ऑफ बैंक ड्राफ्ट्स और पे ऑर्डर्स। तो या तो आप बैंक ड्राफ्ट को परचेज करते हो कैश में, या फिर पे ऑर्डर्स को परचेज करते हो, या फिर बैंकर्स चेक को परचेज करते हो। तो इन 3 चीजों को परचेज करने के लिए आपने अगर कैश पे किया और इसका अमाउंट एग्रीगेट टू 10 लाख रुपीज और मोर इन अ फाइनेंशियल ईयर, ठीक है, तो बैंकिंग कंपनी और कोऑपरेटिव बैंक को रिपोर्ट करना पड़ेगा। सेकंड केस कि अगर कैश में पेमेंट करते हैं एग्रीगेटिंग टू 10 लाख रुपीज और मोर ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर फॉर परचेज ऑफ प्रीपेड इंस्ट्रूमेंट्स। जो आरबीआई जो प्रीपेड इंस्ट्रूमेंट इशू करती है उसका हम पेमेंट करते हैं कैश में, और कैश में पेमेंट करते हैं और जो एग्रीगेट अमाउंट है वो 10 लाख रुपए या उससे ज्यादा का है, तो बैंक या कोऑपरेटिव बैंक को रिपोर्ट करना पड़ेगा। और इसमें ही थर्ड ट्रांजैक्शन है कि अगर कैश डिपॉजिट्स या कैश विड्रॉवल्स करते हैं, कैश डिपॉजिट्स या कैश विड्रॉल्स इंक्लूडिंग थ्रू बेयरर्स चेक एग्रीगेटिंग टू 50 लाख रुपीज और मोर इन अ फाइनेंशियल ईयर इन और फ्रॉम वन और मोर करंट अकाउंट ऑफ अ पर्सन। तो किसी भी पर्सन के वन और मोर करंट अकाउंट से, क्या बोला, किसी एक पर्सन के रिगार्डिंग किसी एक पर्सन का वन और मोर करंट अकाउंट से अगर जो ट्रांजैक्शन होता है, मतलब कैश डिपॉजिट्स या कैश विड्रॉल हो रहा है टोटल एग्रीगेट 50 लाख रुपीज और मोर इन अ फाइनेंशियल ईयर, तो उस केस में भी बैंकिंग कंपनी या फिर कोऑपरेटिव बैंक को रिपोर्ट करना पड़ेगा। तो 3 ट्रांजैक्शन मैंने क्या क्या बोले। सबसे पहला पेमेंट मेड इन कैश, हमने कैश में पेमेंट किया बैंक ड्राफ्ट, पे ऑर्डर या बैंकर्स चेक के लिए, और जिसका अमाउंट था एग्रीगेट टू 10 लाख रुपीज और मोर। सेकंड ट्रांजैक्शन कि प्रीपेड इंस्ट्रूमेंट्स के परचेज के लिए हमने 10 लाख रुपीज और मोर का पेमेंट कर दिया एग्रीगेट इन अ फाइनेंशियल ईयर, तो उस केस में भी हमें रिपोर्ट करना पड़ेगा। एंड थर्ड केस कैश डिपॉजिट्स या कैश विड्रॉल, कैश डिपॉजिट्स या कैश विड्रॉल करते हैं फ्रॉम वन और मोर करंट अकाउंट ऑफ अ पर्सन, तो उस केस में भी रिपोर्ट करना पड़ेगा। कौन रिपोर्ट करेगा, बैंकिंग कंपनी और कोऑपरेटिव बैंक, ठीक है। अब सेकंड सीरियल नंबर 2 पे चलते हैं। सेकंड सीरियल नंबर क्या कहता है कि कैश डिपॉजिट्स अगर होता है एग्रीगेट टू 10 लाख रुपीज और मोर अदर देन करंट अकाउंट और टाइम डिपॉजिट। तो टाइम डिपॉजिट और करंट अकाउंट को छोड़ के किसी और अकाउंट में, फॉर एग्जांपल सेविंग अकाउंट में, अगर जो डिपॉजिट्स होता है वो 10 लाख रुपए या उससे ज्यादा का डिपॉजिट है अगर एक फाइनेंशियल ईयर में, तो हमें रिपोर्ट करना पड़ेगा। तो यहाँ पे जो था 1 का सी में ये था कैश डिपॉजिट या कैश विड्रॉल थ्रू करंट अकाउंट, तो करंट अकाउंट से होगा तो 50 लाख रुपए और मोर देखेंगे। और यहाँ पे है कैश डिपॉजिट्स, सिर्फ डिपॉजिट्स वर्ड यूज है, और ये कह रहा है कि अदर देन करंट अकाउंट और टाइम डिपॉजिट्स, तो इस केस में 10 लाख रुपए देखेंगे। तो रिपोर्ट कौन करेगा, वही बैंकिंग कंपनी और कोऑपरेटिव बैंक। तो थर्ड सीरियल नंबर 3 क्या है, इसमें है वन और मोर टाइम डिपॉजिट्स। अगर टाइम डिपॉजिट्स होता है, टाइम डिपॉजिट्स, ठीक है, वन और मोर टाइम डिपॉजिट्स अदर देन अ टाइम डिपॉजिट मेड थ्रू रिन्यूअल ऑफ अनदर टाइम डिपॉजिट। तो एक टाइम डिपॉजिट को अगर हम रिन्यू कर रहे हैं तो नहीं, उसके अलावा कोई अगर टाइम डिपॉजिट होता है, मतलब फिक्स डिपॉजिट जो कि एग्रीगेट करता है 10 लाख रुपए और मोर, तो 10 लाख रुपए और मोर का अगर हम टाइम डिपॉजिट्स करते हैं बैंक में, तो बैंक में या किसी और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन में, तो उसे रिपोर्ट करना पड़ेगा। तो रिपोर्टिंग अथॉरिटी कौन होगी, तो रिपोर्टिंग बॉडी होगी बैंकिंग कंपनी, कोऑपरेटिव बैंक, पोस्ट ऑफिस, निधि कंपनी और एनबीएफसीज। तो इन्हें रिपोर्ट करना पड़ेगा, बैंकिंग कंपनी और कोऑपरेटिव बैंक। तो ये हो गया बैंक। दूसरा, हम कहाँ टाइम डिपॉजिट करते हैं, तो पोस्ट ऑफिस में करते हैं। थर्ड, निधि कंपनीज भी एक्सेप्ट करती है टाइम डिपॉजिट्स को। एंड फोर्थ, फ्रॉम द मेंबर्स ओनली। एंड फोर्थ, एनबीएफसीज। तो इन चारों बॉडी को रिपोर्ट करना पड़ेगा। फोर्थ केस, अगर कोई एक पर्सन पेमेंट करता है कोई एक पर्सन कैश में 10 लाख रुपए, कैश में पेमेंट करता है 1 लाख रुपए या उससे ज्यादा का, या फिर एनी अदर मोड से अगर 10 लाख रुपए या उससे ज्यादा का पेमेंट करता है। क्या बोला, देखो कोई भी पर्सन अगर पेमेंट करता है 1 लाख रुपए या उससे ज्यादा का कैश में, या फिर 10 लाख रुपए या उससे ज्यादा का इन एनी अदर मोड फॉर इन रिस्पेक्ट ऑफ क्रेडिट कार्ड्स, एक या उससे ज्यादा क्रेडिट कार्ड के रिस्पेक्ट में एक फाइनेंशियल ईयर में अगर एक पर्सन 1 लाख रुपए या मोर का पेमेंट करता है कैश के थ्रू, या फिर 10 लाख रुपए और मोर का पेमेंट करता है इन अदर मोड के थ्रू, तो रिपोर्ट करना पड़ेगा, ठीक है, क्रेडिट कार्ड के रिस्पेक्ट में। तो रिपोर्टिंग बॉडी कौन होगी, तो एक तो बैंकिंग कंपनी, दूसरा कोऑपरेटिव बैंक, एंड थर्ड कोई भी और बॉडी जो कि क्रेडिट कार्ड इशू कर रही है, उसे रिपोर्ट करना पड़ेगा। फोर्थ,
फिफ्थ, सीरियल नंबर 5, ये क्या है कि अगर रिसीट होता है, रिसीट फ्रॉम एनी पर्सन एग्रीगेटिंग टू 10 लाख रुपीज और मोर फॉर एक्वायरिंग बॉन्ड्स और डिवेंचर्स अदर देन रिन्यूअल वाला केस। तो मतलब अगर बॉन्ड्स या डिवेंचर्स को एक्वायर करने के लिए 10 लाख रुपए और मोर हमें रिसीव हो रहा है, ठीक है, क्या बोला, अगर कोई एक पर्सन रिसीव करता है 10 लाख रुपए और मोर बॉन्ड्स या डिवेंचर्स को परचेज करने के लिए, अदर देन रिन्यूअल वाला केस, जहां पे हम रिन्यू कर रहे हैं वो वाला केस को छोड़ के, तो बैंकिंग कंपनी, सॉरी, जो भी कंपनी जो कि बॉन्ड्स या डिवेंचर्स इशू कर रही है या कोई और इंस्टीट्यूशन जो कि बैंक या बॉन्ड्स या डिवेंचर्स को इशू कर रहा है, उसे रिपोर्ट करना पड़ेगा। इसके बाद सीरियल नंबर 6 क्या कहता है कि अगर हम रिसीव करते हैं 10 लाख रुपए या उससे ज्यादा का, क्या बोला, 10 लाख रुपए उससे ज्यादा का कोई भी पर्सन अगर रिसीव करता है एक साल में टोटल मिला के 10 लाख रुपए उससे ज्यादा का रिसीव करता है फॉर एक्वायरिंग शेयर्स, तो जो भी कंपनी शेयर्स को इश्यू कर रही है तो उसे रिपोर्ट करना पड़ेगा, ठीक है। तो कंपनी रिसीव कर रही है पैसा, रिसीट फ्रॉम एनी पर्सन, तो कंपनी अगर पैसा रिसीव करती है 10 लाख रुपए या उससे ज्यादा का, तो फॉर एक्वायरिंग शेयर्स इन अ फाइनेंशियल ईयर, तो उस केस में इंक्लूडिंग शेयर एप्लीकेशन मनी, तो उस केस में कंपनी जो भी शेयर्स इशू कर रही है उसे रिपोर्ट करना पड़ेगा, ठीक है। इसके बाद आता है बायबैक ऑफ शेयर्स। अगर शेयर्स का बायबैक कर रहे हैं किसी भी पर्सन से, शेयर का अगर हम बायबैक करते हैं अदर देन थ्रू ओपन मार्केट, तो अगर शेयर्स को ओपन मार्केट के थ्रू बायबैक कर रहे हैं तो नहीं, किसी एक पर्टिकुलर पर्सन से हम बायबैक कर रहे हैं, तो उस केस में अगर 10 लाख या उससे ज़्यादा का बायबैक अगर हो जाता है एक फाइनेंशियल ईयर में, तो उसे रिपोर्ट करना होगा। कौन रिपोर्ट करेगा? जो भी कंपनी, जो भी लिस्टेड कंपनी जो कि रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड है, वो कंपनी जो भी बायबैक कर रही है उसे वो रिपोर्ट करेगी, ठीक है। इसके बाद आता है सीरियल नंबर 8, रिसीट फ्रॉम एनी पर्सन ऑफ एन अमाउंट एग्रीगेटिंग 10 लाख रुपीज और मोर। अगर कोई भी पर्सन से रिसीव हो रहा है किसी म्यूचुअल फंड कंपनी को या ट्रस्टी ऑफ ए म्यूचुअल फंड को, अगर रिसीव हो रहा है किसी पर्सन से 10 लाख रुपए या उससे ज्यादा का, ठीक है, रिसीव हो रहा है फॉर एक्वायरिंग यूनिट्स ऑफ वन और मोर स्कीम्स ऑफ म्यूचुअल फंड, तो म्यूचुअल फंड की एक या उससे ज्यादा स्कीम्स को एक्वायर करने के लिए अगर किसी एक पर्सन से कोई ट्रस्टी ऑफ ए म्यूचुअल फंड अगर या फिर म्यूचुअल फंड कंपनी अगर उसे पैसे मिलते हैं कितने 10 लाख रुपए या उससे ज्यादा इन अ फाइनेंशियल ईयर, तो उसे रिपोर्ट करना पड़ेगा, ठीक है। कौन करेगा? ट्रस्टी ऑफ अ म्यूचुअल फंड या फिर सच अदर पर्सन मैनेजिंग द अफेयर्स ऑफ म्यूचुअल फंड, तो जो भी ट्रस्टी है म्यूचुअल फंड का या फिर कोई और पर्सन जो कि मैनेज कर रहा है अफेयर्स ऑफ म्यूचुअल फंड, उसे रिपोर्ट करना पड़ेगा, ठीक है। लेकिन ये तब अप्लाई नहीं करेगा जब जो म्यूचुअल फंड है वो, उसमें क्या हो रहा है, एक स्कीम से हम दूसरे स्कीम में को मतलब कन्वर्ट कर रहे हैं, एक स्कीम को दूसरे स्कीम में हम कन्वर्ट कर रहे हैं, तब ये अप्लाई नहीं होगा, ठीक है। तो अदर देन द अमाउंट रिसीव्ड ऑन अकाउंट ऑफ ट्रांसफर फ्रॉम वन स्कीम टू अनदर स्कीम, तो एक स्कीम से दूसरे स्कीम में अगर अमाउंट ट्रांसफर हो रहा है तो ये अप्लाई नहीं करेगा। कूल। इसके बाद आते हैं सीरियल नंबर 9। इसमें क्या होता है कि अगर कोई भी पर्सन से कोई भी ऑथोराइज्ड पर्सन, जो भी ऑथोराइज्ड पर्सन है एज पर फेमा एक्ट के हिसाब से, जो फेमा है अपना फॉरेन एक्सचेंज अमेंडमेंट एक्ट 1999, उसका सेक्शन 2 का क्लॉज 6 के हिसाब से जो भी ऑथोराइज्ड पर्सन पैसे रिसीव करते हैं फ्रॉम एनी पर्सन इन रिस्पेक्ट ऑफ सेल ऑफ फॉरेन करेंसी को वो क्या करता है, ऑथोराइज्ड पर्सन फॉरेन करेंसी को बेचती है, मतलब फॉरेन करेंसी को बेचता है वो ऑथोराइज्ड पर्सन, एंड उसके बदले उसे क्या मिलता है, उसके बदले उसे क्या होता है, फॉरेन करेंसी, उसके बदले उसे क्या होता है, ये ऑथोराइज्ड पर्सन है तो ये फॉरेन करेंसी को बेचता है और इसके बदले इसे क्या मिलता है, कोई भी करेंसी, डोमेस्टिक करेंसी या कुछ और कंसिडरेशन, तो उस केस में जो भी ऑथोराइज्ड पर्सन है वो रिपोर्टिंग पर्सन हो जाएगा, ठीक है। तो रिसीव फ्रॉम एनी पर्सन फॉर सेल ऑफ फॉरेन करेंसी इंक्लूडिंग एनी क्रेडिट ऑफ सच करेंसी टू फॉरेन एक्सचेंज कार्ड और एक्सपेंस इन सच करेंसी, तो या तो उस करेंसी में एक्सपेंस करते हैं या फिर उस करेंसी में या तो एक्सपेंस करते हैं या फिर उस करेंसी का सेल करते हैं, ठीक है। अमाउंटिंग टू 10 लाख रुपीज और मोर, तो एक साल में 10 लाख रुपए या उससे ज्यादा का अगर हम से करेंसी सेल कर रहे हैं या फिर एक्सपेंस कर रहे हैं फॉरेन करेंसी में, तो जो भी ऑथराइज्ड पर्सन है उसे रिपोर्ट करना पड़ेगा, ठीक है। इसके बाद परचेज और सेल बाय एनी पर्सन ऑफ इमोल प्रॉपर्टी
फॉर एन अमाउंट ऑफ 30 लाख रुपीज और मोर और वैल्यूड बाय द स्टैम्प वैल्यूएशन अथॉरिटी रेफर टू इन सेक्शन 50C ऑफ दैट एट 30 लाख रुपीज और मोर। तो अगर कोई इमूवेबल प्रॉपर्टी का परचेज या सेल हो रहा है कितने का, 30 लाख रुपीज और मोर का, या तो 30 लाख रुपीज और मोर का कंसिडरेशन हो या 30 लाख रुपीज और मोर का स्टैंप ड्यूटी वैल्यू हो 30 लाख रुपीज और मोर का इन अ फाइनेंशियल ईयर। यहाँ पे इन अ फाइनेंशियल ईयर नहीं है, यहाँ पे एक इमूवेबल प्रॉपर्टी को देखते हैं। एक इमूवेबल प्रॉपर्टी को या तो परचेज या सेल कर रहे हैं और या तो कंसिडरेशन 30 लाख रुपीज या उससे ज्यादा का है, या तो कंसिडरेशन 30 लाख रुपीज या उससे ज्यादा का है, या फिर उसका स्टैंप ड्यूटी वैल्यू 30 लाख रुपीज या उससे ज्यादा का है। तो उस केस में क्या होगा, जो भी इंस्पेक्टर जनरल है या फिर रजिस्ट्रार है या सब रजिस्ट्रार है एज पर रजिस्ट्रेशन एक्ट 1908 उसे बताना पड़ेगा। तो ये हो जाएगा रिपोर्टिंग अथॉरिटी। ठीक है, तो रिपोर्टिंग अथॉरिटी होगा कौन, तो या तो इंस्पेक्टर जनरल या फिर रजिस्ट्रार या फिर सब रजिस्ट्रार एज पर रजिस्ट्रेशन एक्ट 1908, तो इन्हें रिपोर्ट करना पड़ेगा। ठीक है, और आखिरी ट्रांजैक्शन नंबर 11, इसमें क्या है, अगर रिसीट ऑफ कैश पेमेंट एक्सीडिंग 2 लाख रुपीज और मोर इन रिस्पेक्ट ऑफ परचेज और सेल ऑफ गुड्स और सर्विसेज। तो अगर गुड्स और सर्विस का हम परचेज या सेल करते हैं, क्या बोला, अगर गुड्स या सर्विसेज का हम परचेज या सेल करते हैं तो उस केस में जो भी ट्रांजैक्शन सीरियल नंबर 1 to 10 में कवर्ड नहीं है और अगर उस रिगार्डिंग कैश पेमेंट जो हो रहा है, मतलब हम कैश का जो रिसीव कर रहे हैं, कैश जितना रिसीव कर रहे हैं वो एक साल में अगर एक पर्सन से 2 लाख रुपए या उससे ज्यादा का है तो हमें रिपोर्ट करना पड़ेगा। जो आपका, आप इससे रिलेट कर सकते हो सेक्शन 269 ST के साथ में, उसमें भी बिल्कुल सेम प्रोविजन है कि अगर आप 269 ST क्या कहता है कि अगर 2 लाख रुपए या उससे ज्यादा का आप अगर रिसीव करते हो किसी, 2 लाख रुपए या उससे ज्यादा का नहीं, 2 लाख रुपए से ज्यादा अगर आप रिसीव करते हो किसी एक पर्सन से, ठीक है, या तो एक ट्रांजैक्शन के रिगार्डिंग या फिर एक डे में एक पर्सन से या फिर एक इवेंट से रिगार्डिंग, तो आपको रिपोर्ट करना पड़ेगा। तो रिपोर्ट कौन करेगा, जो भी पर्सन कवर्ड है अंडर सेक्शन 44AB, तो उसे रिपोर्ट करना पड़ेगा। लेकिन यहां पे लिखा है अदर देन दो स्पेसिफाइड इन एट सीरियल नंबर 1 to 10 ऑफ दिस रूल इफ एनी। तो सीरियल नंबर 1 to 10 को छोड़ के जो भी ट्रांजेक्शन में कवर्ड होंगे वो यहाँ पे रिपोर्ट करेगा। तो रिपोर्ट कौन करेगा, सेक्शन 44AB में जो भी पर्सन कवर्ड है। ठीक है, अब कुछ रूल्स हैं रिगार्डिंग एग्रीगेशन कि आप एग्रीगेशन करोगे कैसे। तो जो भी सीरियल नंबर 10 and 11 है उसको छोड़ करके उस पर रूल अप्लाई होता है। तो सीरियल नंबर 10-11 पे कौन पर्सन कवर्ड है, एक तो इमोल प्रॉपर्टी के केस में जो 3 पर्सन कवर्ड है, इंस्पेक्टर जनरल, रजिस्ट्रार और सब रजिस्ट्रार, और सीरियल नंबर 11 के केस में जो भी कैश पेमेंट होता है तो पर्सन हु इज सब्जेक्ट टू ऑडियो अंडर सेक्शन 44AB, इनको छोड़ के ये अप्लाई होता है। तो अदर देन द पर्सन एट सीरियल नंबर 10-11, तो वाइल एग्रीगेटिंग द अमाउंट फॉर डिटरमिनिंग द थ्रेशोल्ड अमाउंट, तो उनको आपको कौन कौन से बातों का ध्यान रखना है। तो कहता है कि जो सेम नेचर के ट्रांजेक्शन होंगे, जो सेम नेचर, जो भी अकाउंट्स होंगे सेम नेचर के, उन्हें आपको एग्रीगेट करना है। पहला बात, सेम नेचर के अकाउंट्स को आपको एग्रीगेट करना है, ऑल द अकाउंट्स ऑफ द सेम नेचर। सेकंड, जो सेम नेचर के जो ट्रांजेक्शन होंगे उन्हें आपको एग्रीगेट करना है एक फाइनेंशियल ईयर में। ठीक है। थर्ड, ये क्या कह रहा है कि अगर कभी ऐसा होता है कि कोई भी अकाउंट या तो मेंटेन्ड है या फिर ट्रांजैक्शन रिकॉर्डेड है इन द नेम ऑफ मोर देन वन पर्सन, किसी एक पर्सन से ज्यादा के नाम पे, या तो ट्रांजैक्शन रिकॉर्डेड है या फिर अकाउंट मेंटेन है एक पर्सन से ज्यादा के नाम पे, तो जितने भी पर्सन्स के नाम पे रिकॉर्डेड है या जितने भी पर्सन्स के नाम पे मेंटेन्ड है अकाउंट, सब के नाम पे आपको एग्रीगेट करना होगा, सबके नाम पे आपको एग्रीगेट वैल्यू को एट्रीब्यूट करना होगा। ठीक है। और लास्ट पॉइंट क्या कह रहा है इसका, कि आपको थ्रेशोल्ड लिमिट को सेपरेटली आपको अप्लाई करना पड़ेगा। अप्लाई द थ्रेशोल्ड लिमिट सेपरेटली टू डिपॉजिट्स एंड विड्रॉल्स। तो डिपॉजिट्स एंड विड्रॉल्स पे आपको सेपरेटली वो करना पड़ेगा, थ्रेशोल्ड लिमिट को अप्लाई करना पड़ेगा इन रिस्पेक्ट ऑफ ट्रांजेक्शन स्पेसिफाइड इन आइटम C अंडर कॉलम 2 अगेंस्ट सीरियल नंबर 1 ऑफ द टेबल। तो ये कौन सा ट्रांजेक्शन के बारे में बता रहा है, ये देखो, ये जो 1 का है, सीरियल नंबर 1 का C, कि कभी डिपॉजिट से विड्रॉल होता है इन केस ऑफ 1 और मोर करंट अकाउंट। तो 50 लाख से ज़्यादा अगर होता है, तो 50 लाख रुपए या उससे ज़्यादा का होता है तो आपको रिपोर्ट करना पड़ता है बैंक, कंपनी या कोऑपरेटिव बैंक को। तो उस रिगार्डिंग ये बात है कि आपको थ्रेशोल्ड लिमिट को सेपरेटली वो करना पड़ेगा, अप्लाई करना होगा डिपॉजिट्स और विड्रॉल्स के लिए। मतलब आप ऐसे नहीं बोल सकते कि डिपॉजिट्स प्लस विड्रॉल 50 लाख, नहीं, डिपॉजिट्स के लिए अलग अप्लाई करो थ्रेशोल्ड लिमिट को, विड्रॉल्स के लिए अलग अप्लाई करो। 50 लाख का जो लिमिट है करंट अकाउंट के केस में
तो डिपॉजिट के लिए अलग, विड्रॉल्स के लिए अलग। तो इसी के साथ हमारा स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस खत्म होता है। थैंक यू।